आगे बढ़ते हैं। पथ, है ना। देखिए, जब आप समाजवाद को पथ के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कायदे से दो प्रकार के पथ की जानकारी अपने दिमाग में रखनी है ना। कौन कौन से दो पथ हैं बताओ, हम बताए थे आप लोगों को पिछली क्लास में। हाँ, एक हो गया नहीं, विद्रोही नहीं, विद्रोही थोड़े होगा, नहीं नहीं, एक हो गया क्रांतिकारी पथ, जिसको आप बोलते हैं क्रांति का पथ, ठीक है, विकासात्मक पथ एक कहलाता है ना। तो पहला पथ कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं क्रांति का पथ, ठीक है। यानी देखिए ये है क्या, समाजवाद को कैसे आप प्राप्त करेंगे, प्रश्न ये है, मूल प्रश्न क्या है, समाजवाद को कैसे प्राप्त किया जाएगा। इसमें पहला पथ कौन सा है हमारे सामने, क्रांति का पथ है। अब आप जाहिर सी बात है इतना समझ लीजिए कि इसमें भी मैंने आपको एक दो बातें बताई थी कि आखिर ये वाला पथ क्यों चुना गया था। ये वाला ध्यान है पॉइंट के, भूल चुके हो, बताओ। लिखवाए थे ना आपको, हम इसमें लिखवाए नहीं, समझाए थे क्लास में, शायद याद आ रहा है कि एकदम अब्बा डब्बा चप्पा हो गया है। क्रांति का पथ जो है, हाँ, गुड आफ्टरनून राज, आप जुड़ गए हो ना लगभग इसमें। अच्छा, इस क्लास में ब्रेक नहीं दूंगा, छोटी क्लास है ना, तो करके फिर 4:30 की क्लास मुझे करना है आपके साथ। आज तो मेरा एकदम वही दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा जीवन ये वाला हो गया है। देखिए, आपको इसमें ये समझना है कि क्रांति का पथ आखिर चुना क्यों गया है ना, ऐसा क्या कारण रहा कि इन्होंने क्रांति के पथ को ही चुना। देखो, पहला चीज आपको ये समझना है कि हम किन चिंतकों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पंथ में ही हम किन चिंतकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने क्रांति का पथ सुझाया है। तो एक मैंने आपको बताया था, एक आदमी था जो कहता था कि षड्यंत्र रचो, याद है, बाल्मीकि करके एक इंसान था, ध्यान करो, नहीं याद आ रहा है, अरे बताए थे हम आप लोगों को। अरे एक बहुत कमाल का इंसान नहीं रहा है, ऑगस्टे बाल्मीकि करके जो था, क्या बात है, गजब आदमी हो तुम लोग। देखिए होता क्या है, ऐसे समझिए, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ऑगस्टे ब्लैनक्वी, ठीक है, ब्लैनक्वी, नहीं ये हम क्लास में करवाए थे, तुम लोग उतारे नहीं होंगे। ऑगस्टे ब्लैनक्वी का मानना था कि क्रांति जो है वो षड्यंत्र के माध्यम से किया जाएगा। मतलब समाजवाद को आप कैसे प्राप्त करेंगे, षड्यंत्र के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस षड्यंत्र को रचेंगे, जिसको मैंने कहा था कि आप कॉन्स्पिरेसी शब्द सुनते होंगे, कॉन्स्पिरेसी, है ना। तो कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से कुछ लोग क्या करेंगे, समाजवादी समाज को और समाजवादी राज्य की स्थापना करेंगे। एक ये लोग थे। लेकिन कायदे से कॉन्स्पिरेसी शब्द अपने आप में क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी शब्द बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शब्द होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑगस्टे ब्लैनक्वी का विचार भले ही उस जमाने में बड़ा प्रचलित रहा हो, लेकिन समाजवाद को जब आप पथ के माध्यम से समझना चाह रहे हैं किस पथ से समाजवाद आएगा, तो उसमें ऑगस्टे ब्लैनक्वी के विचार को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमारे सामने जो दो बड़े लोग हैं जिनका नाम यहां फेमस हो जाएगा चिंतन के रूप में, वो लोग कौन हैं, एक हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, और दूसरे हो जाएंगे फ्राइडरिक एंगल्स, है ना, दोनों दोस्त थे, ठीक है, फ्राइडरिक एंगल्स। और इन लोगों ने कहा था कि यदि आपको समाजवाद को स्थापित करना है तो आपको किस प्रकार से स्थापित करेंगे, आप क्रांति के माध्यम से स्थापित करेंगे। पहला तर्क आपको यह दिमाग में रखना है। दूसरा चीज आपको यह भी सोचना है कि इन्होंने आखिर क्रांति का पथ ही क्यों सुझाया। भाई ये भी तो हो सकता था ना कि क्रांति की जगह ये लोग कुछ और सुझाते। मान लीजिए अगर ये कहते कि नहीं क्रांति नहीं करना है, क्रांति के अलावा कोई मार्ग बताइए जिसके द्वारा हम लोग ये समाजवाद को प्राप्त कर पाए, तो हमें यह पता लगता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन में क्रांति को ही एक मार्ग दर्शाया गया है। तो किसी भी एक अच्छे अभ्यर्थी को हमेशा इस प्रश्न को पूछना चाहिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने क्यों किया था कि नहीं क्रांति ही करो। इसका पहला कारण आपको दिमाग में रखना है कि जब औद्योगिकरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे समझोगे इसको,
जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने सबसे पहले जो हमारा श्रमिक वर्ग है, उस श्रमिक वर्ग के जीवन में बहुत सारी अमानवोचित असमानता को स्थापित कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, अब जहां कहीं भी अमानवोचित असमानताएं बहुत अधिक रूप में बढ़ जाएंगी, उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि लोग किसी न किसी रूप में इसको बदलने के बारे में जरूर सोचेंगे। और इसमें क्या होता है, क्रांति का विचार आपको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे संसद में भी बोलने के बारे में खबर आई कि वो लोग भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हैं। ठीक है, जैसे भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, तो इन्होंने बहरों को दिखाने के लिए गैस छोड़ दिया है। ठीक है, तो इनका ये मानना हुआ। तो उसी जमाने में एक तो ये चीज थी, लेकिन इसमें एक और बात है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जिस जमाने में ये असमानताएं बढ़ रही हैं, उस समय पर श्रमिक वर्ग कैसे अपनी मांगों को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। मतलब श्रमिक वर्ग, उसकी जो मांग है, लोकतंत्र आ चुका है, ध्यान रखना, लोकतंत्र आ गया है, लेकिन श्रमिक वर्ग की जो मांग है, श्रमिक वर्ग के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं तक पहुंचाने का, ठीक है, प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं में हम इन्हें कैसे पहुंचाएं, यहां तक पहुंचाने के अलग वैकल्पिक मार्ग, ठीक है, विकल्प के रूप में इनके पास बहुत सारे मार्ग उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि अगर मार्ग उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप एक नया मार्ग बनाते हैं। सोच के देखिए, अगर किसी भी राज व्यवस्था में नागरिकता का दायरा गैर समावेशी है, सभी लोग नागरिक नहीं हैं, किसी राज व्यवस्था में केवल संपत्ति धारक व्यक्तियों को ही प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का भाग बनने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है, जो नागरिक भी नहीं है संपूर्ण रूप से, या दोयम दर्जे का नागरिक है, या ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति विहीन है, उस व्यक्ति की मांगे नहीं होंगी कि नहीं होगी? वो व्यक्ति नहीं सोचेगा कि भाई मेरा जीवन भी थोड़ा अच्छा हो जाए, मेरे घर में भी ढंग का खाना पीना पहुंचे, मेरा भी रहने का स्थिति बढ़िया हो। आप जरा सोच के देखिए, जो लोग आज, आपने कभी देखा है ये, आप गुड़गांव साइड वगैरह कभी गए हो, गुड़गांव, नोएडा, सोसाइटीज देखिए, सोसाइटीज बड़ी बड़ी शीशे के, उसमें बड़ा बड़ा खिड़की होता है कि नहीं होता है ना, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं ना। अच्छा, जब आप लोग वहां जाते हैं, या कभी भी मान लीजिए क्या पता आपके परिवार से कोई व्यक्ति उसमें रह रहा हो, जब आप लोग वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे में पहुंचकर क्या आप लोगों ने कभी देखा नहीं है कि उन बड़ी बड़ी इमारतों के पास ही आपको झुग्गियां भी मिलेंगी? जैसे कभी गौर करना, ये आपको दिखेगा, अगर मैं अपना हम अगर भारत के नगरों की बात करें तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। कुछ जगहों पे आपको ऐसे बड़े बड़े टावर्स नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे आपको टावर्स नजर आएंगे, और उसमें खूब सुंदर सुंदर लाइट जो है चमक रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा बागान होगा, इसके ऊपर बड़ा सा गेट होगा, बाउंड्री वॉल होगी। फिर उसके बगल में आपको दिखेगा ऐसे छोटे छोटे कस्बे, है ना, इस तरीके का आपको मिला हुआ नजर आएगा। पीछे आपको नजर आएगा झोपड़पट्टियां हैं बहुत सारी, हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको ये गगनचुंबी इमारतें देख के मन में जलन नहीं मचती होगी कि यार वहां देखो सुंदर सा गार्डन बना दिया, है ना। उसमें एक और बात है, ज्यादातर लोग इसमें वो रहते होंगे इन झुग्गियों में जो यहीं पे आके घरेलू नौकर की तरह काम करते हैं, इनके बच्चों को संभालते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जीवन इतना सुंदर नहीं है कि नहीं। तो ऐसे में अब तो ये परिस्थिति मान लीजिए, ये आज के हिसाब से बता रहा हूं। अब आप चले जाइए इस जमाने में, हम चले आते हैं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। जब हम इस शताब्दी की बात करें तो ये स्थिति तो और भयंकर होगी। कुछ ही लोगों के पास बहुत सारा, अब बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं। जैसे मान लो, अगर आप ऐसी सोचें, 20वीं शताब्दी में आइए, ठीक है, भारत के उदाहरण से आप इसको समझिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार क्या सभी को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था? नहीं था। कितने प्रतिशत भारतीयों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था? करो गूगल। बहुत कम, ठीक है, कायदे से वो तो सरकारी आंकड़ा है, और भी कम। तो जो बाकी भारतीय थे, लगभग 90% भारत,
ठीक है, ऐसे मान लीजिए 80% ही मान लो, 90 ही लेके चलो, उन भारतीयों की क्या कोई राजनीतिक मांगे नहीं होती होंगी? होती होंगी, लेकिन उन मांगों को आगे बढ़ाने का कोई राजनीतिक विकल्प उनके पास नहीं था। यही परिस्थिति रही थी कि जब क्रांतिकारी समाजवाद का विचार आता है कि नहीं, हमें समाजवाद को कैसे प्राप्त करना है, हमें समाजवाद को क्रांति के माध्यम से प्राप्त करना है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक और समस्या उत्पन्न हुई। जितनी भी जगहों पे क्रांतियां हुई ना, उन क्रांतियों ने एक अजीब किस्म की राज व्यवस्था को जन्म दिया। यह भी दिलचस्प चीज है। जैसे मान लीजिए जहां जहां क्रांति के पथ को अपनाया गया, मसलन अगर हम बात कर दें रूस, सबसे पहले यहीं पे अपनाया गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं क्यूबा, यहां पे अपनाया गया। मान लीजिए हम लिख देते हैं चीन, यहां पे अपनाया गया। यहां तक कि वियतनाम में भी इस पथ को अपनाया गया। जहां जहां पर क्रांति के माध्यम से समाजवाद को स्थापित किया गया, उन राज व्यवस्थाओं में एक अजीब सी चीज बनी। पहला चीज क्या नजर आता है? ये सभी राज व्यवस्थाएं या इन सभी राज व्यवस्थाओं में समय के साथ सर्वसत्तावाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या उत्पन्न हुआ? सर्वसत्तावाद। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टोटैलिटेरियनिज्म। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? टोटैलिटेरियनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सत्ता जो है वो राज्य के पास संकेंद्रित हो गई और इस सत्ता का अहितकारी संकेंद्रीकरण हुआ। इस सत्ता का कहीं से भी आम जनमानस के लिए हितकारी संकेंद्रण नहीं हुआ। दूसरा चीज हमें पता लगता है कि यहां पे एक प्रकार का सैन्य मानसिकता आगे बढ़ी। ज्यादातर जो ये कम्युनिस्ट पार्टियां या समाजवादी पार्टियां थी जिन्होंने क्रांति के बारे में सोचा, इन लोगों के अपने काडर में एक सेना वाला विचार था कि हमारी सेना है और जिस प्रकार से सेना काम करती है उसी प्रकार से हमारी ये पार्टी काम करेगी और एकदम सैन्य आधारों पर ही ये क्या करेगी? क्रांति को पूरा करेगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है कि समाजवादी तानाशाही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका तर्क क्या है? समाजवादी तानाशाही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि समाजवादी तानाशाही क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया है? इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि जो ये बूर्जवा है, ठीक है, बूर्जवा की प्रतिक्रांति को रोकने के लिए समाजवादी तानाशाही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। लेकिन आप किसको बूर्जवा मानेंगे? मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि देखो स्टालिन, जो तुम ये द्वितीय क्रांति के माध्यम से करना चाह रहे हो, ये दरअसल कार्ल मार्क्स के मानवतावादी विचारों का खंडन है। तो क्या आप उसको भी बूर्जवा मानेंगे या जगह देंगे ऐसे विचारों को कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये बढ़िया रहेगा? बताओ, जगह देंगे ऐसे विचारों को? जैसे दल में सैन्य मानसिकता आ गई है। अब कोई कह रहा है, मान लीजिए तानाशाही का दौर चल रहा है, यहां पे एक व्यक्ति बोलता है कि हमारी तानाशाही तो मानवतावादी होनी चाहिए थी, है ना, मानवतावादी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी तानाशाही मानवतावादी नहीं आ रही है, ये तो सैन्य मानसिकता की ओर जा रही है। तो ऐसे विचारों को जगह मिलेगी या इन विचारों को दबाने का काम किया जाएगा? दबाने का काम ही किया गया। और हुआ क्या कि इन राज व्यवस्थाओं में जितने भी विरोधी विचार थे, ठीक है, जितने आपके विरोधी विचार थे या वो तमाम दृष्टिकोण जो आलोचनात्मक थे, ये सभी दृष्टिकोण को क्या बोल दिया गया? ये बूर्जवा विचार हैं, इनको दबाओ। इसीलिए आप आज के समय में देखते हैं कि यदि आप चीन को देखें तो चीन में आपको दिखता है किस प्रकार से जो कोई भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करता है उसको अमेरिकी या भारतीय एजेंट बोलकर जेल में डाल दिया जाता है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि जो क्रांति का पथ है, ये क्रांति का पथ कितना भी अच्छा नजर आता हो, इस क्रांति के पथ की वास्तविकता बहुत ही कड़वी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी जगह एक दूसरा पथ भी है समाजवाद में,
क्रांति के पथ के अलावा दूसरा पथ कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं विकासात्मक पथ। और आज के समय पर आप अगर देखेंगे तो जहां क्रांति का पथ विश्व के कुछ कोने में निपट कर सिमट गया है, ये कोने पर मौजूद है। जैसे हमें दिखता है क्यूबा में थोड़ा मौजूद है, रूस में अब खत्म हो गया, क्यूबा में है, चीन में है, वियतनाम में कुछ हद तक है, म्यांमार में सैन्य प्रशासन के नाम पर है, उत्तरी कोरिया में तानाशाही के नाम पर है। तो विश्व के कोने में यह निपट के अब सिमट चुका है। यहां तक कि चीन की बात करें तो चीन इतना पूंजीवादी नजर आता है, उतना तो अमेरिका पूंजीवादी नजर नहीं आता है ना, कि इससे फर्क नहीं पड़ता बिल्ली किस रंग की है, उसे चूहा पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिखता है कि ये कोने में सिमट गया है। लेकिन उसी विश्व के स्तर पर आपको दिखता है कि जो विकासात्मक पथ है, इसका दायरा समय के साथ और ज्यादा व्यापक तथा विस्तारित हो गया है। अब यह विकासात्मक पथ क्या है, यहां से भी आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे इसको आप कैसे समझेंगे? पहला चीज जो आपको समझना है वो ये है कि जैसे जैसे औद्योगिक समाजों का या औद्योगिकरण के बाद, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे जैसे पूंजीवाद नंबर 1, उदारवाद नंबर 2 और औद्योगिक समाज नंबर 3 जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे जैसे इनमें परिवर्तन आया, जिस प्रकार से परिवर्तन आया उसी प्रकार से क्रांति करके अपनी मांगों को पूरा करने का विचार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा या कमजोर पड़ने लगा। जैसे आप लोगों ने अब तो आधुनिक उदारवाद पढ़ लिया है, मॉडर्न लिबरलिज्म, है कि नहीं? तो आधुनिक उदारवाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, है ना, उसकी सभी क्षमताओं का विकास होना चाहिए, ऐसा माहौल उसको मिलना चाहिए कि उसके अंदर की क्षमताएं विकसित हो सकें, वातावरण ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति का अपने शरीर, अपने मन और अपने वजूद के ऊपर स्वामित्व होना चाहिए। इसी प्रकार से मॉडर्न या आधुनिक उदारवादियों में मैंने आपको बताया था कि टी.एच. ग्रीन नाम के एक व्यक्ति थे। टी.एच. ग्रीन को अक्सर क्या बोला जाता है कि इनका उदारवाद समाजवादी है, सोशलिस्ट लिबरल हैं। वो क्या बोल रहे हैं? उनका तर्क है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल दूसरा व्यक्ति ही विघ्न पैदा नहीं करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामाजिक असमानताएं और वंचना भी उतना ही विघ्न पैदा करती हैं जितना कि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो राज्य को यहां पर लाइसेंस फेयर नहीं होना चाहिए, राज्य को यहां पर सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य को सक्रिय भूमिका निभा के समाज में से असमानता और वंचनाओं को कम करना चाहिए। इसी तरह से हमने देखा कि एक दौर आया जब यूरोप के बहुत सारे देशों में समाजवादी या लेबर पार्टी की सरकार बनी, और इन लेबर पार्टी की सरकारों ने, समाजवादी दल की सरकारों ने अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदला, लेकिन श्रमिक और वंचित वर्गों के साथ जो असमानता का खेल चल रहा था, इसको कम करने का प्रयास किया। मतलब वो द्वार खुल गए, वो मार्ग खुल गया जिसके द्वारा आपकी बात कहीं पे पहुंचे, और इसी के साथ मार्गों का जवाब भी मिलने लगा। मतलब नीतिगत परिवर्तन भी हुए कि धीरे धीरे उनकी मांग को पूरा किया जाने लगा। इसका कारण क्या बना? फलस्वरूप क्या हुआ? क्रांति की जो मांग थी कि क्रांति के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन होगा, इसमें धीरे 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 पतन होने लगा और लोग किधर की तरफ बढ़ने लगे? विकासात्मक पथ की तरफ बढ़ने लगे। इसमें जो पहला चीज आपको समझना है वो कहलाता है फैबियान समाजवाद। ठीक है, क्या कहलाता है? फैबियान समाजवाद। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां ले लीजिए कि फैबियान समाजवाद है क्या। देखिए, फैबियान समाजवाद निकल के आ रहा है वो दरअसल, ये चलता है ये वाला ना, फैबियान समाजवाद जो निकल के आ रहा है ये दरअसल है क्या? यूके में इसे हम लोग खोजते हैं, यूके में। और यूके में जिस प्रकार संसदीय समाजवाद ने विकास करना शुरू किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैबियान समाजवाद कहते हैं।
अगर आपको साल जानना हो तो चले जाइए आप 1884, यानी रूस की क्रांति से पहले से ही ये पथ दुनिया में मौजूद है। अब इसमें है क्या, ये फैबियान नाम कहां से आ रहा है, तो फैबियान मैक्सिमस के नाम को आपको खोजना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ये थे कौन, फैबियान मैक्सिमस। दरअसल ये एक पुराने समय के एक व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, फैबियान मैक्सिमस। और इनका मानना क्या था, इन्होंने कहा था, इन्होंने दरअसल हैनिबल की जो सेना थी उससे बचाया था, और इनका जो शासनकाल था वो बहुत ज्यादा समाजवादी मूल्यों पर आधारित था। तो फाबियानवादियों का यह मानना था कि आपको अगर समाजवाद को प्राप्त करना है तो इसके लिए किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। समाजवाद बहुत ही शांति और समय के साथ स्वयं विकसित हो जाएगा। ठीक है, कैसे विकसित हो जाएगा, स्वयं विकसित हो जाएगा, शांति और समय के साथ। इसका अर्थ क्या है, आपको दो काम करने होंगे इसको स्वयं विकसित करने के लिए। पहला चीज करना होगा कि आपको राजनैतिक रूप से सक्रिय रहना होगा। ठीक है, क्या रहना होगा, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना होगा, राजनीतिक सक्रियता। राजनीतिक सक्रियता रखोगे तो इन मांगों को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा काम क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा काम है, आपको शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। याद है समाजवादी क्या बोलते हैं कि यदि आप परिवर्तन करेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। अगर आप मनुष्य को शुरू से एक विशिष्ट प्रकार के तरीके से बड़ा करें तो वो मनुष्य स्वार्थी नहीं रहेगा, बल्कि सहयोग की भावना उसके अंदर पनप जाएगी। तो इस तरह का तर्क जो है इन लोगों ने देना शुरू किया था। और फिर एक आदमी आते हैं, उनका नाम है एडवर्ड बर्नस्टीन। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है उनका, एडवर्ड बर्नस्टीन। ठीक है, ये इनका नाम है, एडवर्ड बर्नस्टीन। एडवर्ड बर्नस्टीन एक ऐसे कमाल के लेखक थे, और इनके साथ एक और नाम, वो नाम लिखवाएं कि ना लिखवाएं, चलो लिख लो, काम ही आएगा, फर्दिनांद लसाले। एक और नाम है फर्दिनांद लसाले। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने यूरोप के संदर्भ में विकासात्मक समाजवाद की अवधारणा को विकसित करना शुरू किया। इतना समझ लीजिए कि 1898 आते आते एडवर्ड बर्नस्टीन की तरफ से विकासात्मक समाजवाद की किताब भी लिखी जा चुकी थी कि कैसे समाजवाद आगे बढ़ता है। और तर्क वही है, तर्क क्या है, राजनीतिक सक्रियता को इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ साथ धीरे धीरे शिक्षा में परिवर्तन करके आप अपनी समाजवाद को अपने आप स्वतः ही विकसित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब इनके बहुत सारे कारण थे। जैसे मान लो अगर आपसे यह पूछा जाए कि आखिर वो क्या कारण रहे कि इन्होंने बोला कि हाँ समाजवाद जो है वो इसी प्रकार से विकसित हो जाएगा, तो बताओ, तुम लोग इसको पढ़े हो, ऐसा क्या कारण रहे होंगे कि इनका मानना था कि अलग से क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, इस मार्ग का ही पालन करके समाजवाद विकसित हो जाएगा। बताओ क्या कारण रहा होगा। नहीं, जैसे शिक्षित करेंगे विचार तो बड़ा लंबा दूरी है ना। देख लो कितना भरोसा कर रहे हैं ये, मार्क्स और एंगल्स कह रहे हैं क्रांति से ही होगा, ये लोग कह रहे हैं भक्त ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने आप हो सकता है। इनका पहला तर्क है क्यों ऐसा होगा। अब आप लोग भी कहेंगे कि सर ये तर्क में दम तो है, जो इनका तर्क है ना उसमें दम है। जैसे मैं आपको बताऊं, इनका पहला तर्क है कि जैसे जैसे मताधिकार का दायरा बढ़ेगा, ठीक है, जिस प्रकार से मताधिकार का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे श्रमिकों की मांगें राजनैतिक शक्ल लेना शुरू करेंगी। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको श्रमिकों का भी मत प्राप्त करना उनके लिए जरूरी हो गया, तो ये तो होना ही है। दूसरा इनका कहना था कि जो हमारा एक और विचार है लोकतंत्र का, लोकतंत्र के केंद्र में क्या है, राजनैतिक समानता का विचार है ना, तो
तो ये जो राजनीतिक समानता का विचार होता है, ये दरअसल लोकतंत्र के एक और विचार से जुड़ा है। लोकतंत्र में अंत में चलता किसका है निर्णय में? बहुमत का। और आपको अगर सरकार बनानी हो तो बहुमत से जुड़ा हुआ है। समाज में ज्यादा लोग पूंजीपति हैं कि श्रमिक हैं? कौन है बताओ? श्रमिक हैं। तो अंत में ये बहुमत किसका बहुमत होगा? श्रमिकों का बहुमत। इसका मतलब क्या हुआ? अंत में सरकार किसके लिए काम करेगी? तो सरकार भी किसकी हुई? श्रमिकों के बहुमत की हुई। तो जाहिर सी बात है श्रमिकों की मांगे अपने आप स्वतः ही आ जाएंगी और सरकारें भी इसी रूप में काम करने लग जाएंगी। बताओ ये एक बात सही है कि गलत है? सही है। इनका एक तीसरा तर्क भी है। अगर मान लीजिए इनसे पूछा जाए कि अच्छा ऐसा होता है, श्रमिकों का बहुमत तो सीधा तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये बोलते हैं कि हां, अगर आपके पास विचारधाराएं रख दी जाएं, एक है उदारवाद, एक है रूढ़िवाद, एक है समाजवाद, श्रमिक कौन सी विचारधारा के पक्ष में होगा? समाजवादी। तो इनका मानना था कि देखिए इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो श्रमिकों का प्राकृतिक घर है ना, विचारात्मक स्तर पर जो श्रमिकों का प्राकृतिक घर या आवास है, वो दरअसल क्या है? 100 से समाजवाद। तो श्रमिक ना इधर उधर नहीं जाने वाला, वो घूम फिर के दौड़ खींच यहीं आएगा। और फिर उन्होंने कहा कि जब आप इस प्रकार से सत्ता को प्राप्त करेंगे, ऊपर की 3 चीजें हो गई, अब जब आप राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करेंगे तो अपने आप आपका पूरा का पूरा संरचना पूंजीवादी रहेगा या समाजवादी बन जाएगा? समाजवादी बन जाएगा। तो मुझे बताइए, समाजवाद के लिए फिर क्रांति चाहिए या शांतिपूर्ण तरीके से समय के साथ समाजवाद अपने आप विकसित हो जाएगा? ये था पूरा का पूरा विकासात्मक पथ की अवधारणा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, ठीक है, और उस प्रश्न को आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, जो 3 बड़े प्रश्न हैं किसी भी चीज के बारे में। ऐसा हुआ क्या? बताओ, क्या ऐसा हुआ? मतलब कितना हुआ है? इतना सुंदर इन्होंने मैप बना दिया, भाई ऐसा ही होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसके बाद अपने आप ये होगा, और फिर अपने आप ये हो जाएगा, है ना? पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? ये तो बड़ा प्रश्न हुआ ना। पॉलिटिकल साइंस में तो यही सवाल पूछा जाएगा कि विकासात्मक पथ विफल क्यों हो गया, ये धारणा विफल क्यों हो गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या कारण है कि सर ये शायद कारण है जिस वजह से ऐसा नहीं हुआ? श्रमिकों को बांट देता है। कैसे बांटता है? नहीं, पैसे का लालच देके बांटता है, ऐसा तो नहीं है। किस किस को पैसे का लालच देता है कि आज से तुम श्रमिक नहीं रहे, आज से तुम ये हो, आज से तुम वो हो? देखिए ऐसा भी नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो थोड़ा, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं तुम लोग कितना इकोनॉमी को समझते हो। नहीं, ये आप लोग बात कर रहे हैं सामने जो बैठ के गोलगप्पा खा रहा है उसकी तरह। वो भी ऐसी ही बातें बोलता है ना, और उसका भी ज्ञान इतना ही है। ठीक है, ऐसे मत सोचो। आप लोग पीएसआईआर के विद्यार्थी हैं तो आपकी समझदारी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसमें आपको थोड़ा जानना हो, आज के समय के अर्थव्यवस्था को सोचिए, ठीक है, अभी की जो अर्थव्यवस्था है, और ये अर्थव्यवस्था, मुझे बताइए ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है कि नहीं है? है पूंजीवादी है। तो पूंजीवाद टिका हुआ है नंबर 1। अगर समाजवादी चिंतन में मार्क्स की तरह देखें, पूंजीवाद टिका हुआ है अतिरिक्त उत्पादन, और इस अतिरिक्त उत्पादन का पूंजीपतियों द्वारा अधिग्रहण कर लेना, है ना? इसी पर टिका हुआ है पूंजीवाद। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है, उत्पादन का बड़ा जोर है। अगर आप औद्योगिकरण के समय के पूंजीवाद को देखें तो मुख्यतः हम बात कर रहे हैं उद्योगों की। उद्योग में एक मालिक है, कुछ लोग बड़े पद पर हैं जिन्हें आप व्हाइट कॉलर बोलते हैं, और ज्यादातर लोग क्या हैं, ब्लू कॉलर हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उत्पादन को हम खोजें 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में हमको दिखता है एक तरफ व्हाइट कॉलर वाले एम्प्लॉय और एक तरफ ब्लू कॉलर वाले एम्प्लॉय। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप आ जाइए 20वीं, और अभी क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी। अब मुझे बताइए 21वीं शताब्दी में यदि मैं लिखता हूं श्रमिक, तो इसके दायरे में किस किस प्रकार के श्रमिक आते हैं? प्रश्न ये है वाजिब, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि कैसे चीजें जो है बनेगा। हम्म सबसे पहला तो आपको पता लगता है इसमें, जो सबसे पहला तर्क आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब हमारे पास वो पुराने श्रमिक सिर्फ नहीं रहे, है ना। हमारे पास पूंजीवाद ने क्या किया है, श्रम का एक अलग किस्म का विभाजन विकसित किया है। ये विभाजन कैसा है? ऐसा नहीं है कि ब्लू और व्हाइट कॉलर वाला विभाजन प्रासंगिक नहीं है, वो प्रासंगिकता अभी भी है। ऐसे आपको आज भी लोग मिल जाएंगे जो इस प्रकार के श्रमिक हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूं, एक क्षेत्र बन गया है उत्पादन का क्षेत्र, एक बन गया है आपका सेवा का क्षेत्र, है ना। कृषि क्षेत्र में खेल अलग चल रहा है, आजकल तो सेवा के आगे का भी क्षेत्र आ गया है कि नहीं। इतने सारे क्षेत्र बन चुके हैं। फिर एक उद्गम का विचार आ गया है। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में कहूं तो मुझे आप कहां फिट करेंगे, मैं कौन से लेवल का श्रमिक हूं? उद्गम में आ गया और सेवा क्षेत्र में भी आ गया, ठीक है। अगर आप एक रिक्शा वाले को रखेंगे तो वो कौन सा श्रमिक हुआ? सोचो, रिक्शा वाला सेवा क्षेत्र होगा, सर्विस सेक्टर में तो वो काउंट है। रिक्शा वाला तो इनफॉर्मल हो गया, ई रिक्शा वाला भी इनफॉर्मल हो गया, असंगठित हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें आपका एक असंगठित क्षेत्र भी है। अब जो ये समाजवादी राजनीति थी, ये किसके साथ होती थी? ब्लू कॉलर वालों के साथ, है। तो मुझे बताइए, श्रमिक रहा पहले जैसा? जब इतने प्रकार के श्रमिक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आपका पुराना जो ढांचा है वो काम नहीं कर सकता। एक और चीज हुई है, एक श्रमिकों का वर्ग ऐसा भी आया है जिसके पास भौतिक संपदा है और वो पूंजीवाद से बड़ा खुश है, वो पूंजीवाद से नाराज नहीं है। जैसे आप सोचिए, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता हो, ठीक है, ब्लू कॉलर ही हो, लेकिन उसके अंदर 15 लोग उसके सुपरविजन में हो। उसकी महीने की तनख्वाह मान लीजिए 50,000 रुपया हो, 40 से 50 ऐसे आदमी की तनख्वाह होती है। 50,000 वो रुपए कमाता है, उसे क्वार्टर मिला हुआ हो प्राइवेट, उसके कंपनी द्वारा ही, जहां पे उसके पास कम से कम 2 कमरा हो, 2 बेडरूम हो, एक हॉल हो, एक किचन हो, एक वॉशरूम हो, है, और घर के सामने छोटा सा बगीचा भी हो जो मिल ही जाता है। ऐसा एक होता है। या फिर मान लीजिए वो 50,000 रुपए में क्या कर रहा है, गौड़ सिटी में किराए पे रह रहा है। गौड़ सिटी अगर आप जाएंगे, इधर जाओगे ना सोसाइटीज में, तो आप देखिएगा गौड़ सिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। वो अपनी सैलरी का 10 से 12,000 रुपए जो है किराए पे लगाते हैं और उस किराए पे रहने के बाद बाकी पैसा बचाते हैं। अब वो रह कहाँ रहा है? इन्हीं गगनचुंबी इमारतों में, उसी गार्डन में वो भी खेल रहा है। वो मेट्रो का इस्तेमाल कर रहा है, अपना इंश्योरेंस का पूरा उसका पॉलिसी बन गया है, फिल्में देखने जाता है महीने में एक बार, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। उसको क्या फर्क पड़ता है समाजवाद लाने से? उसको फर्क पड़ेगा। इसी बात को जेके गैल्ब्रेथ, ठीक है, क्या नाम याद रखोगे? जेके गैल्ब्रेथ ने एक नया प्रकार का रिसर्च किया। जेके गैल्ब्रेथ ने कहा कि आज के समय पर पूंजीवादी समाजों में एक अजीब सा बहुमत पैदा हुआ है और उसको वो नाम देते हैं, अंग्रेजी में वो कहते हैं
कंटेंटेड मेजॉरिटी, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, संतुष्ट बहुमत। वो अपने जीवन से संतुष्ट है। तो जब वो अपने जीवन से संतुष्ट है तो वो समाजवाद के बारे में नहीं सोचेगा, उसे ये समझ ही नहीं आएगा कि समाजवाद गलत कैसे है। दूसरा चीज एक और है, एक और सवाल जो पहला समझ में क्या आ गया कि आज के समय पर कैसा बहुमत पैदा हो गया, एक संतुष्ट बहुमत पैदा हो चुका है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और प्रश्न पूछना चाहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि श्रमिक अब पहले जैसे नहीं रहे, श्रमिक में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या श्रमिक वास्तव में आज के समय समाजवादी है? क्या श्रमिक वास्तव में समाजवाद को अपना प्राकृतिक घर या आवास मानता है? यहां पे आपको क्या लगेगा, क्या मिलता है इसमें, बताओ? क्या श्रमिक वास्तव में समाजवादी है? क्या उसको पता है कि समाजवाद उसके लिए है? जैसे किसी उद्गम वाले से बात करो, ठीक है, मान लीजिए किसी बड़े कोचिंग सेंटर के टीचर से ही बात कर लीजिए, वो बोलेगा वाह कैपिटलिज्म बहुत चीज है, कुछ भी करना नहीं है इसमें, है ना। उसको ये समझ नहीं आएगा कि बेटा तुम एक दिन में 4 क्लास ले रहे हो, एक दिन में 3 क्लास ले रहे हो, तुम्हारा अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। इस तरह की बातें बोला कि नहीं, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और क्या चाहिए। इस तरह की बातें उनके दिमाग में जाएंगी, लेकिन वो समाजवाद को नहीं समझ पाएंगे। और एक और बात है, अगर आप देखें तो जिन जिन देशों में श्रमिक वर्ग का बहुमत होता है, उन्हीं देशों में देखा गया है सबसे कम वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है या कम्युनिस्ट पार्टीज को। एकदम उल्टा हो रहा है। इन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा, वो उल्टा रहा है। जैसे आप देखिएगा कि जिसे हम बोलते हैं आज के समय की बड़ी बड़ी समस्या, सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश में। आप देखिएगा ज्यादातर जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक भी होते हैं, ठीक है, उनको एकदम अपने संप्रदाय इसके बारे में ज्यादा है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा पितृसत्ता, ठीक है, बहुत सारे लोग जो श्रमिक हैं वो अंदर से क्या होंगे, पितृसत्तात्मक होंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमें पूछना चाहिए, क्या श्रमिक वर्ग वाकई में समाजवादी है? और यहीं पे कई सारे विचारकों ने, खासतौर पे एंटोनियो ग्राम्शी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद विचारधारात्मक, ठीक है, पूंजीवाद विचारधारात्मक प्रभुत्व, है ना, ये ऐसे मान के चलिए, पहले प्रभुत्व होता है, वो बाद में वर्चस्व या प्राधान्यता के माध्यम से शासन करता है। याद आया, शक्ति प्राधान्यता का विचार। तो एक तो ये तर्क भी हमें दिमाग में रखना है। तीसरा चीज हमको ये भी सोचना है कि मान लीजिए अगर समाजवादी दल सत्ता में आ जाए, ठीक है, तीसरी चुनौती, मान लो समाजवादी दल सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या ये वाकई इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि स्वयं अपने आप विकासात्मक पथ अपना के समाजवाद स्थापित हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी दल नहीं आए हैं सत्ता में, आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए? सोचो, ऐसा क्यों है कि ये क्यों नहीं इतना बदल पाते हैं? इसका कारण ये कहा जाता है कि जब समाजवादी दल सत्ता में आते हैं ना, तब उनको पता लगता है कि वो बहुत क्या करेंगे, नया कानून ले आएंगे, ठीक है, लेकिन अंततोगत जो संस्थागत संरचनाएं हैं वो तो उदारवादी और पूंजीवादी ही हैं, ठीक है। वो किसी एक देश में सत्ता में आएंगे ना, वर्ल्ड बैंक का क्या कर लोगे? वो सैंक्शन लगा देगा, तुम्हारी इकोनॉमी बंद। वर्ल्ड बैंक का आप क्या कर लीजिएगा, हैं? मान लीजिए आप बोलेंगे कि हम आज से सारे, मान लीजिए कभी कोई समाजवादी दल बोलता है वो सबको एकजुट कर लेता है, तो भी एक देश में करेगा, थोड़े समय के लिए करेगा, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बदल देगा क्या? नहीं बदल सकता। वो अंतर्गत वो क्या बोलेगा, चलो चीन के साथ हम लोग व्यापार करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, फिर से आप किधर चले जाएंगे, सर्वसत्तावाद। आप इधर नहीं गए। तो ये कुछ 3 बड़े कारण रहे हैं जिससे बोला जाता है कि विकासात्मक पथ अपने आप में विफल हो गया, ठीक है। इसको फटाफट लिखो, इसके बाद मार्क्सवाद शुरू करेंगे और बाद में आपको मैं एक और चीज कराऊंगा जिसे हम बोलते हैं सुधारात्मक समाजवाद। वो मार्क्सवाद के बाद पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। लिखिए,
हेडिंग डालिए समाजवाद के पथ, समाजवाद के पथ, और इसमें लिखिए एक मिनट, समाजवादी दर्शन के अनुसार, लिखिए समाजवादी दर्शन के अनुसार, समाजवादी दर्शन के अनुसार समाजवाद को प्राप्त करने के दो प्रमुख पथ हैं। समाजवाद को प्राप्त करने के दो प्रमुख पथ हैं, डैश क्रांतिकारी तथा विकासात्मक पथ, डैश क्रांतिकारी तथा विकासात्मक पथ। जो समाजवाद के अर्थ, जो समाजवाद के अर्थ और गंतव्य के बारे में, जो समाजवाद के अर्थ और गंतव्य के बारे में विविध सोच प्रदान करते हैं, गंतव्य के बारे में विविध सोच प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, क्रांतिकारी पथ, क्रांतिकारी पथ लिखिए। इस पथ के प्रेषकों के अनुसार, इस पथ के प्रेषकों के अनुसार समाजवाद को केवल, इस पथ के प्रेषकों के अनुसार समाजवाद को केवल क्रांति के माध्यम से, समाजवाद को केवल क्रांति के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। समाजवाद को केवल क्रांति के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है और इसमें हिंसा का होना निहित है, और इसमें हिंसा का होना निहित है क्योंकि संपूर्ण संरचना हिंसा पर आधारित है, क्योंकि संपूर्ण संरचना हिंसा पर आधारित है। पूर्ण विराम। अब इसी में सब पॉइंट्स की तरह लिखना। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ऑगस्टे ब्लानकुई, 19वीं शताब्दी में ऑगस्टे ब्लानकुई ने, ऑगस्टे ब्लानकुई ने षड्यंत्र के माध्यम से क्रांति का विचार, षड्यंत्र के माध्यम से क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था, षड्यंत्र के माध्यम से क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था। परंतु इनके द्वारा सुझाया पथ, परंतु इनके द्वारा सुझाया पथ मार्क्स और एंगल्स तथा लेनिन के सुझावों जितना, तथा लेनिन के सुझावों जितना प्रचलित नहीं है, लेनिन के सुझावों जितना प्रचलित नहीं है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट सब पॉइंट, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार ऐतिहासिक विकास की वैज्ञानिक, ऐतिहासिक विकास के वैज्ञानिक कानून द्वारा यह नियत है, ऐतिहासिक विकास के वैज्ञानिक कानून द्वारा यह नियत है कि क्रांति के माध्यम से, कि क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था को, कि क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। पूर्ण विराम। अगला सब पॉइंट लिखिए,
क्रांति के पथ के प्रति आकर्षण, क्रांति के पथ के प्रति आकर्षण की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख कारण मौजूद हैं। क्रांति के पथ के प्रति आकर्षण की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख कारण मौजूद हैं। जैसे जैसे सबसे पॉइंट नंबर वन, औद्योगिकरण के आरंभिक चरण में श्रमिक वर्गों को, औद्योगिकरण के आरंभिक चरण में श्रमिक वर्गों को अति अमानवोचित अवस्था से गुजरना पड़ा था, अति अमानवोचित अवस्था से गुजरना पड़ा था, जिसके कारणवश पूंजीवाद को श्रमिकों के शोषण और दमन करने वाले नग्न प्रणाली तथा सत्ता के रूप में चिन्हित किया गया, नग्न प्रणाली तथा सत्ता के रूप में चिन्हित किया गया। दूसरा बिंदु लिखिए, इस समय में श्रमिक वर्गों के पास अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के बहुत कम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध थे, क्योंकि ज्यादातर राजव्यवस्थाएं या तो राजतंत्र थीं या केवल संपत्ति धारकों कौमा मध्यम वर्ग के लिए प्रतिनिधि मूलक थी। ये हो गए 2 सब पॉइंट्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, सब पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में क्रांतिकारी पथ में प्रतिनिधि मूलक थी, पूर्ण विराम। अब अगला पॉइंट लिखिए, क्रांति के पथ के माध्यम से चीन, ऐसे लिखो, पहले लिखो रूस, क्रांति के पथ के माध्यम से रूस कौमा चीन कौमा क्यूबा कौमा कंबोडिया जैसे देशों में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया गया, जिन्होंने समय के साथ सर्वसत्तावादी तथा तानाशाही स्वरूप को अपनाया, पूर्ण विराम। इस परिवर्तन के भी कई कारण रहे हैं, जैसे सब पॉइंट नंबर 1, इन राज्य व्यवस्थाओं में सामुदायिक नियंत्रण का स्वरूप राज्य नियंत्रण में परिवर्तित हुआ। सामुदायिक नियंत्रण का स्वरूप राज्य नियंत्रण में परिवर्तित हुआ।
पूर्ण विराम। दूसरा सब पॉइंट लिखिए। क्रांति के दौरान प्रयोग में लाए गए दमन, क्रांति के दौरान प्रयोग में लाए गए दमन के सामान्यीकरण के कारणवश, दमन के सामान्यीकरण के कारणवश हिंसा को नीति के वैध उपकरण के रूप में अपनाया गया। दमन के कारणवश, सामान्यीकरण के कारणवश हिंसा को नीति के वैध उपकरण के रूप में अपनाया गया। हां, तीसरा लिखिए, तीसरा सब पॉइंट। इसी प्रकार क्रांतिकारी दलों ने, इसी प्रकार क्रांतिकारी दलों ने सैन्य ढांचे को अपनाया था। इसी प्रकार क्रांतिकारी दलों ने सैन्य ढांचे को अपनाया था जो क्रांति के पश्चात अधिशासन में मौजूद रहा, जो क्रांति के पश्चात अधिशासन में मौजूद रहा। चौथा सब पॉइंट लिखिए। क्रांति के दौरान लगभग सभी विरोधी स्वरों को दमनपूर्वक कुचल दिया गया था। विरोधी स्वरों को दमनपूर्वक कुचल दिया गया था। पूर्ण विराम। ठीक है, ये मान लो सवाल आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि तानाशाही क्यों विकसित हो गई। ये एनालिटिकल सवाल होता है, अच्छा आंसर लिख के आना है। अब लिखिए फाइनल पॉइंट। क्रांतिकारी पथ को सबसे बड़ा, सब पॉइंट नहीं, फाइनल पॉइंट। क्रांतिकारी पथ को सबसे बड़ा झटका सोवियत रूस के विघटन या 1989 से 91 के बीच हुए, या 1989 से 91 के बीच हुए प्रतिक्रांतियों से मिला। 89 से 91 के बीच हुए प्रतिक्रांतियों से मिला। हां, प्रतिक्रांतियों से मिला। और आज के समय में क्रांतिकारी पथ को वैध मानने वाले तथा इसके द्वारा स्थापित समाजवादी राज्य बहुत कम हैं। स्थापित समाजवादी राज्य बहुत कम हैं। ये आपका एक अलग टॉपिक बनता है, क्रांतिकारी पथ वाला भाग। ठीक है, तो इसके ऊपर अब कोई सवाल आएगा, इसका उत्तर आपको लिख के आना है। इसी में से लिख के आओगे एकदम प्रिसाइज। तो क्यों तानाशाही विकसित हो गई, उसके 4 पॉइंट हैं। क्रांतिकारी पथ क्यों चुना गया, इसके 2 पॉइंट होते हैं। ऐसे ही आंसर, समझ रहे हो, आंसर लिखने की एक कला होती है कि आप बड़ी बड़ी बातों को कितने अच्छे से इतने शब्दों में निपटा के परोस दें ताकि उसको लगे कि हाँ भाई ये बालक जो है अपना पढ़ के आया है। अब लिखिए दूसरा पथ, विकासात्मक पथ। इसमें लिखिए डैश करके, जहां आरंभिक समाजवादियों ने क्रांति के पथ को अपनाया, वहीं 19वीं शताब्दी के बीतने के साथ क्रांतिकारी पथ के प्रति आकर्षण में कमी। 19वीं शताब्दी के बीतने के साथ क्रांतिकारी पथ के प्रति आकर्षण में कमी को दर्ज किया गया।
और और समाजवाद के विकासात्मक पथ की अवधारणा और समाजवाद के विकासात्मक पथ की अवधारणा प्रबल हुई। पूर्ण विराम। इसी में लिखिए, इस परिवर्तन के कुछ प्रमुख कारण थे, या इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख कारण थे। इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे पहला, औद्योगिकरण अब आरंभिक स्तर से आगे बढ़कर अग्रिम स्तर में पहुंच गया था। औद्योगिकरण अब आरंभिक स्तर से आगे बढ़कर अग्रिम स्तर में पहुंच गया था। ठीक है, ये पहला सब पॉइंट हुआ है। अब दूसरा सब पॉइंट लिखिए, मजदूरी दर बेहतर हो गई थी। तीसरा सब पॉइंट लिखिए, मजदूरों की मांगों के लिए संस्थाओं का एक नया समुच्चय विकसित हुआ था। मजदूरों की मांगों के लिए संस्थाओं का एक नया समुच्चय विकसित हुआ था। तीसरा, जैसे ट्रेड यूनियन समझते हो? ट्रेड यूनियन, ठीक है, कौमा राजनीतिक दल आदि। चौथा सब पॉइंट लिखिए, नागरिकता तथा मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया था। पूर्ण विराम। यही 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। जिसकी वजह से हिंसा क्रांति से हटके लोगों ने क्या सोचा कि इधर का रास्ता अपनाते हैं, ज्यादा अच्छा है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें पहला पॉइंट बना के लिखो। ये सब पॉइंट्स हो गए, अब पॉइंट बनाओ। विकासात्मक पथ की जड़ों को 1884 में स्थापित, विकासात्मक पथ की जड़ों को 1884 में स्थापित फाबियान समाज में खोजा जा सकता है। 1884 में स्थापित फाबियान समाज में खोजा जा सकता है, जिसने संसदीय समाजवाद के मुद्दे को उठाया। 1884 में स्थापित फाबियान समाज में खोजा जा सकता है, जिसने संसदीय समाजवाद के मुद्दे को उठाया। ब्रैकेट में लिखो यूके पूर्ण विराम। ठीक है, इस धारा के प्रमुख विचारकों में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या किया था? एक चीज की खोज की थी। जीके, जीएस नहीं है, जीके। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम क्यों प्रचलित है? क्या खोजा था उन्होंने? खोजो फटाफट, खोजो फटाफट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने क्या खोजा था बताओ जरा। बड़े बड़े विद्यार्थी बनते हो सब लोग, हमहू देखे तो नहीं कितना पढ़ाई लिखाई होता है तुम लोग का बाकी दुनिया का। अरे बहुत कमाल की चीज है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नहीं पता है? नहीं मिल रहा है? क्या मिला? हाँ, लिखते क्या थे, क्या खोजे थे? इनके बारे में जानो। कौन सा चीज ये खास प्रकार से लिखते थे? किस प्रकार की कविताएं इनकी बड़ी फेमस हुई?
हाँ समझे। तो आजकल आप जो कॉमेडी देखते हैं ना, या आप जो वो सब देखते हैं, ऐसे लोग जो अ, वातावरण इन सब के ऊपर बड़ा ही कमाल का एक प्रस्तुत कर देते हैं, उनकी खोज जहाँ से हुई है उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शाह को खोजा जाता है कि ये आदमी जो है बकायदा इधर इनके ही कारण ये हुआ। भारत में इनका काफी प्रभाव रहा है। आप लोग कला और साहित्य के रूप पढ़ते हैं ना एंशंट हिस्ट्री में, प्राचीन समय से लेके आधुनिक काल तक, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पूरे दुनिया के इस कला और साहित्य के ऊपर एक अच्छा अध्ययन किया था। और बर्नार्ड शाह का नाम जब कोई लेता है तो बड़ा इज्जत से लेता है कि हाँ ये व्यक्ति है, ठीक है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हाँ कॉमा, एच जी वेल्स, एच जी वेल्स आदि, एच जी वेल्स आदि, एच जी वेल्स, एच फॉर हमला, जी फॉर गमला, ठीक है। एच जी वेल्स, ठीक है, आदि वेल्स, WELLS होता है बट वेल्स पढ़ते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। पूर्ण विराम। फाबियान समाजवादियों के अनुसार फाबियान समाजवादियों के अनुसार जिस प्रकार रोमन जनरल, फाबियान समाजवादियों के अनुसार जिस प्रकार रोमन जनरल फाबियान मैक्सिमस ने, फाबियान मैक्सिमस ने, मैक्सिमस ने धैर्य रखकर, मैक्सिमस रोमन जनरल मैक्सिमस, फैबियान मैक्सिमस ने धैर्य रखकर रणनीति के साथ, धैर्य रखकर रणनीति के साथ हैनिबल की आक्रमण कर रही सेनाओं को, हैनिबल की आक्रमण कर रही सेनाओं को हराया था, हराया था। उसी प्रकार, उसी प्रकार धैर्य के साथ, धैर्य के साथ राजनैतिक सक्रियता, धैर्य के साथ राजनैतिक सक्रियता और शिक्षा के माध्यम से, धैर्य के साथ राजनैतिक सक्रियता और शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से समाजवाद को विकसित किया जा सकता है, समाजवाद को विकसित किया जा सकता है। पूर्ण विराम। इस धारा का यूके लेबर पार्टी, इस धारा का यूके लेबर पार्टी पर विशेष प्रभाव पड़ा, इस धारा का यूके लेबर पार्टी पर विशेष प्रभाव पड़ा। पूर्ण विराम। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यूके के अलावा, यूके के अलावा फाबियान समाजवादियों का, यूके के अलावा फाबियान समाजवादियों का जर्मन, जर्मन सोशलिस्ट, इंग्लिश को हिंदी में लिखो, जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी प्रभाव पड़ा, पर भी प्रभाव पड़ा। और इस तर्क पर गहन चिंतन किया गया, और इस तर्क पर गहन चिंतन किया गया कि किस प्रकार, कि किस प्रकार राजनैतिक लोकतंत्र, कि किस प्रकार राजनैतिक लोकतंत्र के विस्तार द्वारा, राजनैतिक लोकतंत्र के विस्तार द्वारा राज्य को सक्रिय भूमिका में डालकर, राज्य को सक्रिय भूमिका में डालकर समाजवाद को विकसित किया जा सकता है, राज्य को सक्रिय भूमिका में डालकर समाजवाद को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, लिखिए इसको, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्दिनांद या फर्डिनैंड, जैसे भी आप लिखना चाहे, फर्दिनैंड लसाले, फर्दिनैंड लसाले
और एडवर्ड बर्नस्टीन, फर्दिनांड लसाले और एडवर्ड बर्नस्टीन इसी धारा के चिंतक हैं। एडवर्ड बर्नस्टीन इसी धारा के चिंतक हैं जिनका मानना था कि मार्क्स द्वारा प्रचलित क्रांति के पथ की जगह श्रमिक वर्गों को, मार्क्स द्वारा प्रचलित क्रांति के पथ की जगह श्रमिक वर्गों को बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करके समाजवादी राज्य स्थापित करना चाहिए। बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करके समाजवादी राज्य स्थापित करना चाहिए। पूर्ण विराम। बर्नस्टीन ने अपने विकासात्मक समाजवाद पुस्तक में इस विचार को क्रमिकवाद से संबोधित किया था। ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब लिखिए अगला पॉइंट। विकासात्मक समाजवाद के दर्शन के पीछे कुछ पूर्व धारणाएं हैं। विकासात्मक समाजवाद के दर्शन की पृष्ठभूमि या दर्शन के पीछे कुछ पूर्व धारणाएं हैं, जैसे सब पॉइंट नंबर वन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतः राजनैतिक समानता स्थापित करेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतः राजनैतिक समानता स्थापित करेगा। पूर्ण विराम। सब पॉइंट नंबर 2, राजनैतिक समानता वास्तव में बहुमत के हित को स्थापित करेगी। राजनीतिक समानता वास्तव में बहुमत के हित को स्थापित करेगी। सब पॉइंट नंबर 3, पूंजीवादी औद्योगिक समाजों में बहुमत हित दरअसल श्रमिक हित होता है। पूंजीवादी औद्योगिक समाजों में बहुमत हित दरअसल श्रमिक हित होता है। पूर्ण विराम। श्रमिक हित होता है। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए। राजनीतिक सत्ता इस कारणवश स्वतः श्रमिकों के पास पहुंचेगी। राजनीतिक सत्ता इस कारणवश स्वतः श्रमिकों के पास पहुंचेगी। पूर्ण विराम। अगला सब पॉइंट, समाजवाद दरअसल श्रमिकों का प्राकृतिक आवास है। समाजवाद दरअसल श्रमिकों का प्राकृतिक आवास है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए हुए श्रमिक क्रमिक रूप से सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों द्वारा कौमा नीति तथा शिक्षा द्वारा समाजवाद को स्थापित कर देंगे। नीति तथा शिक्षा द्वारा समाजवाद को स्थापित कर देंगे। है ना, ये हो गया इनका लॉजिक। ठीक है, ये पूरा लॉजिक हो गया है। खट 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 खट, समझ में आई बात? कितना आसान लग रहा है। ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। अब लिखिए लास्ट पॉइंट इसमें,
विकासात्मक समाजवाद का वास्तविकता न बन पाना, विकासात्मक समाजवाद का वास्तविकता न बन पाना डैश उपरोक्त पूर्व धारणाएं वास्तविक रूप में परिवर्तन करने में, उपरोक्त पूर्व धारणाएं वास्तविक रूप में परिवर्तन करने में अक्षम साबित हुई क्योंकि सब पॉइंट नंबर 1 आज के पूंजीवादी समाज में जो अग्रिम औद्योगिक समाज है में श्रमिक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग नहीं रहा है, श्रमिक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग नहीं रहा है, बल्कि श्रमिकों का एक सुव्यवस्थित विभेदीकरण स्थापित हो गया है। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखिए, सब पॉइंट। जेके गैल्ब्रेथ के अनुसार श्रमिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, जेके गैल्ब्रेथ के अनुसार श्रमिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा एक संतुष्ट बहुसंख्यक में परिवर्तित हो गया है, बड़ा हिस्सा एक संतुष्ट बहुसंख्यक में परिवर्तित हो गया है, जिसके पास भौतिक संपदा तथा आर्थिक सुरक्षा है, जिसके पास भौतिक संपदा तथा आर्थिक सुरक्षा है। पूर्ण विराम। तीसरा सब पॉइंट लिखिए, इस तर्क पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि क्या श्रमिक वर्ग वाकई समाजवादी है, क्योंकि एक तरफ पूंजीवाद की विचारधारात्मक प्राधान्यता श्रमिकों को क्या लिखवाऊं, क्लास इन इटसेल्फ या क्लास फॉर इटसेल्फ? बताओ क्या आएगा यहां पे, बोलो फटाफट। कैसे? श्रमिकों को क्लास फॉर इटसेल्फ, अर्थात अपने लिए एक वर्ग, अर्थात अपने लिए एक वर्ग बनने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों को भी विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराती है। पूर्ण विराम। और तीसरा नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो, चौथा, यह भी विवादास्पद है कि आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था में समाजवादी दल किस हद तक परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि विश्व व्यवस्था पूंजीवादी है,
क्योंकि विश्व व्यवस्था पूंजीवादी है, विश्व व्यवस्था पूंजीवादी है और राष्ट्र राज्य के भीतर पूंजीपति वर्ग का प्रशासन, न्यायपालिका, निचले स्तर पर लोक सेवा, अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव रहता है। अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव रहता है। लोक सेवा, अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव रहता है। ये आपका एक और टॉपिक खत्म। इस पर भी सवाल आता है, कुछ आएगा, यही जाके वहां पे लिख के आ जाना। समझ में आई बात? देखो ऐसे लिखना होता है, एक एक दिन में तुम लोग 3-3 4-4 टॉपिक कर ले रहे हो ऐसे ही। अब इसमें तुम्हारे 4 सवाल ये बन जाएंगे। सवाल देख रहे हो ना? कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, जो आएगा कॉपी में से आएगा। हैं? बस समझ लो, रटना नहीं है, समझ के जाओ और भाषा मतलब अच्छी करो। मैंने भाषा अच्छा लिखो तो वहां पे नंबर अच्छा मिलेगा, है ना। चलिए अब हमारे पास बचा है लगभग आधे घंटे के आसपास। आधा घंटा नहीं, 20 मिनट ही मानो, क्योंकि आकाश को भी 10 मिनट का ब्रेक देंगे ना, 2 बजे एक और क्लास है। वरना आकाश बोलेगा सर आप तो हमको कुछ देते ही नहीं है। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ नहीं, अरे आकाश सुबह 10 बजे से मेरे साथ बैठा हुआ है यहाँ पे। मेरे भी हाथ में भी थोड़ा सा आज दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा। आज हमको कल हम गिर गए थे सीढ़ी से, अब गिरे तो ये थोड़ा सूज गया यहाँ पे। वो ऐसे खड़ा, कभी ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है, तो इधर और इधर जो है थोड़ा सा हमको है। कल तो यार हड़बड़ी नहीं था, उस पे ना वो था, ओस था बड़ा, मतलब ऊपर हम गए थे बंद करने दरवाजा, तो वो थोड़ा ओस था, वो सीधे 8 सीढ़ी नीचे आ गए। तो शुक्र मनाओ टूटा उटा नहीं, लेकिन तकलीफ है बहुत ज्यादा खड़े होने में। हाँ शुक्र मनाओ, नहीं तो वो ऐसे गिरे ना 8 सीढ़ी, तो सामने ऐसे थोड़ा एरिया था वो, हाँ ऐसे मुड़ने वाला था, तो वो ये वाला पैर जाके वहीं पे पड़ गया और हम वहीं ठहर गए। फिर 10 मिनट तो हम बैठे रहे। हमने कहा मान लो टूटा वूटा होगा तो उसका असर 10 मिनट बाद होगा, फिर आवाज लगाएंगे कि भाई आओ डंडा वंडा लाओ, उतारने में दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर सोचे कि मतलब 10 मिनट बैठे रहे, फिर हुआ कि नहीं एड्रेनलिन रश है, नीचे उतर जाते हैं, तो कूद के नीचे गए और बिस्तर पे जाके ऐसे पड़ गए। जब पड़े तो जैसे आप लेटते हैं, वो जो आपको अजीब सा दर्द होता है ना, जो एकदम आपको, उसी दर्द में हम कल थोड़ा सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दवाई से भी आराम नहीं मिला। तो अभी हम पूरा सुबह सुबह उसका मालिश वालिश अपना खुद ऐसे करके तेल को उस पर फिर मूव लगा के फिर उसको वार्म करके निकले घर से कि भाई ठंड में तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो पूरा मेरा जो बैक है और यहाँ पे इधर तो हिल गया है पूरा, हमको लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हुआ था काफ़ी ज़्यादा। कल कट कट आवाज़ भी होता है, नहीं शोल्डर नहीं आप उसको फिट कर देते हैं। तो हम लोग स्पोर्ट्स खेलते थे तो वो हम लोग को सिखाया गया था कि हल्का सा अगर डिसलोकेट हो तो वो कैसे फिट होता है, तो वो तो कर दिया था मैंने। लेकिन इसके ऊपर अभी मुझे उसे मिटाने में तकलीफ है, दवाई का असर तो अभी बचा हुआ है, वरना हमको लग रहा है 4:30 पौने 5 हो होते दवाई असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुरू हो गया दर्द। अब आगे बढ़ते हैं, मार्क्सवाद, है ना। अब देखिए मार्क्सवाद यहीं पे इसलिए ला दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो ये समाजवादी लोकतंत्र का मॉडल है, सुधारात्मक समाजवाद का जो मॉडल है, वो इससे ही होके निकलता है। ठीक है, अब आप सोचिए मार्क्सवाद को अलग विचारधारा में पढ़ें या इसको समाजवाद का ही भाग माने, ये एक दिलचस्प प्रश्न रहता है। ठीक है, कि इसको अलग कैसे पढ़ें और इसको भाग कैसे माने। तो आप ऐसे जानने का प्रयास कीजिए कि
अगर आप मार्क्सवाद को समझना चाह रहे हैं तो इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक तो प्रकार कहलाता है क्लासिकल या शास्त्रीय मार्क्सवाद, ऐसे आप मान के चलिए। ठीक है, पहला प्रकार क्या कहलाता है? क्लासिकल मार्क्सवाद, है ना, ये पहला प्रकार है इसका। और दिलचस्प बात यह है कि जब पूछा गया कार्ल मार्क्स से कि क्या आप मार्क्सवादी हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं वो अंतिम व्यक्ति हूंगा जो मार्क्सवादी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोचिएगा, है ना। दूसरा जो कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं एक प्रकार से जटिल या कठोर मार्क्सवाद भी आप उसको बोल सकते हैं। कठोर या ऑर्थोडॉक्स समझते हो? कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जटिल हो, अपने हिसाब से सोचता हो, तो ये कहलाता है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद। ठीक है, हाँ, एकदम रूढ़। और तीसरा कहलाता है आधुनिक मार्क्सवाद, है ना। इसके ये 3 प्रकार हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये समझ नहीं आता कि कैसे हम समाजवाद को मार्क्सवाद से जोड़ें। देखिए, जब आप समाजवाद को मार्क्सवाद से जोड़ेंगे तो क्लासिकल मार्क्सवाद में दरअसल हम प्रमुख बात करते हैं कार्ल मार्क्स और एंगल्स की, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का मानना था कि उनका जो विचार है वो है वैज्ञानिक समाजवाद। समझे कैसे जुड़ता है ये अपने विचार को क्या बोलते थे? वैज्ञानिक समाजवाद। हाँ, तो इस कारणवश कई बार ये कहना चाहिए आपको कि समाजवाद से ही मार्क्सवाद निकला है। एक ये तर्क हुआ। दूसरा तर्क यह हो सकता है कि समाजवाद की एक धारा दरअसल मार्क्सवाद में बदल जाती है। ठीक है, जब वो समाजवाद के तत्वों को कार्ल मार्क्स के लेखन से जोड़ देती है। अब देखिए, अगर आप ये सोचें तो एक तो ये तर्क क्लियर हो गया ना कि किस प्रकार समाजवाद ने ही मार्क्सवाद के पथ को आगे बढ़ाया है। कि जब आप समाजवाद को आदर्श मूलक यूटोपिया से हटा देते हैं, जब आप समाजवाद को नैतिकता से दूर कर देते, धर्म से दूर कर देते हैं और समाजवाद को केवल वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, तो आप दरअसल मार्क्सवाद की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में ध्यान रखिएगा, इनके लेखन में जो इतिहास का प्रगति है, जिस प्रकार से इतिहास आगे बढ़ेगा, इसमें अगर आप गौर करें तो समाजवाद दरअसल एक चरण है ना। और ये किसका चरण है? सर्वहारा की तानाशाही का चरण है। ठीक है, तो समाजवादी चिंतन जो था कि हमें समुदाय केंद्रित रहना है, हाँ, कि हमें बकायदा सहयोग की भावना को देखना है, सामुदायिक नियंत्रण होना चाहिए संसाधनों पर, वर्ग की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण है। यही सब समाजवाद के प्रमुख बिंदु यही रहे ना। अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे बिंदु दरअसल मार्क्सवाद के केंद्र में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझने का मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाजवाद ने ही मार्क्सवाद की राह को आगे बढ़ाया है। फर्क क्या है? जहां समाजवाद में अलग अलग विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं, जैसे यूटोपियाई समाजवाद है, ठीक है, एथिकल समाजवाद है, सुधारात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद है। इन धाराओं के अलावा एक और धारा है जो कहलाता है वैज्ञानिक समाजवाद, और वो कुछ और नहीं है, वो दरअसल मार्क्सवाद ही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतर क्या है? यहां पे मार्क्स के विचारों की प्रबलता बढ़ जाएगी, वैज्ञानिक पैमाने बढ़ जाएंगे और बाकी पैमाने हट जाएंगे। अगर आप ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद की बात करें तो इसमें दरअसल हम किसकी बात कर रहे हैं? हम शुरू करते हैं खास तौर पे लेनिन के विचारों से, और लेनिन से ज्यादा बात होती है स्टालिन ने किस प्रकार से मार्क्सवाद को बदल दिया। यानी हम सर्वसत्तावादी पहलुओं को ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद या ऑर्थोडॉक्स, कभी कभी इसको हम लोग बोल देते हैं कठोर ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद या साम्यवाद, ठीक है, कम्युनिज्म, इससे हम किसको जोड़ देते हैं? स्टालिन को। जहां तक आधुनिक मार्क्सवाद की बात है, यहां पे आपका प्रमुख तर्क चलता है जिसे हम बोलते हैं नव
मार्क्सवाद। ठीक है, यहां पे चलेगा नव मार्क्सवाद। और इसके बाद की लेखन जो है नव मार्क्सवाद के बाद से, वो मार्क्सवाद से आगे चले जाते हैं, कभी कभी उनको बोला जाता है उत्तर मार्क्सवादी। ठीक है, कभी कभी क्लासिकल मार्क्सवाद के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब एक और पूरा ये कि इसको बोला जाता है कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, जो बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि ये आदमी थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा था। कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, ठीक है, इसका एक अलग चिंतन था। कार्ल मार्क्स, तो इस तरीके से हमें समझना है। हो पाएगा? ऐसे आपको एक धारा को बनाना है। तो सबसे पहला काम है कि कार्ल मार्क्स किस प्रकार की चीजों को सोच रहे थे, एंगल्स उनके बारे में क्या सोच रहे थे, तर्क क्या था, उन सब चीजों को हम देखें। देखिए, भारतीय राजनीतिक विज्ञान की परंपरा में मेरे ख्याल से रणधीर सिंह से ज्यादा मार्क्सवादी कोई हुआ नहीं है। मतलब सुरत कविराज हैं, पार्थ चटर्जी हैं, नेहरू थे, ठीक है, इस तरह के लोग रहे हैं, भगत सिंह भी रहे, मार्क्सवादी थे भगत सिंह, बहुत बड़े। लेकिन अगर हम अकादमिक जगत की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इनका नाम क्या है? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और थ्योरी थे। रणधीर सिंह की पैदाइश लाहौर की है। पार्टीशन के बाद वो भारत आ गए। पार्टीशन से पहले रणधीर सिंह जब वहां थे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। रणधीर सिंह यहाँ आए तो उनको जेएनयू में भी मौका मिला पढ़ाने का, लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय उन्होंने चुना हमेशा की तरह, उनको डीयू ज्यादा अच्छा लगा। और रणधीर सिंह की पीएचडी को दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका मानना था कि ये पीएचडी नहीं है, अच्छी पीएचडी नहीं है, लेकिन और उनको कोई प्रोफेसर नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन उनकी क्लासेस का समय ऐसा होता था और दम ऐसा था कि बच्चों के प्रेशर पर रणधीर सिंह को प्रोफेसर बनाया गया। समझिए कैसे टीचर रहे होंगे। और रणधीर सिंह बोलते थे कि मैं कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद को मानता हूं। ठीक है, किसको मानता हूं? और इनका मानना था कि कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद में मानवतावादी चिंतन ज्यादा है। ठीक है, कौन सा चिंतन ज्यादा है? मानवतावादी चिंतन ज्यादा है। लेकिन राज व्यवस्था की कशमकश ने इसकी जगह जो उनके अंदर नियतिवाद है, जिसे आप डिटर्मिनिज्म कभी कभी बोलते हैं, इसकी जगह नियतिवाद को बढ़ावा दे दिया गया है। ये तर्क समझ में आया कि अर्थव्यवस्था, आधार, अधिरचना, ठीक है, समाज का जो आधार होता है, समाज की अधिरचना है, उसके तर्क को बढ़ावा दे दिया गया है। तो कायदे से ये तर्क अपने आप में गलत नहीं है। प्रोफेसर रणधीर सिंह बहुत मतलब पढ़े लिखे इंसान, और उनका तर्क हमारे सामने एक आता है। तो जाहिर सी बात है, मैं जब आपको कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद पढ़ा रहा हूंगा तो मेरा प्रमुख जो इसमें एक जोर रहेगा वो रहेगा कि हमारे पास ये मानवतावादी चिंतन कैसे निकल के आता है, इसके बारे में एक व्यापक समझ हमारे पास बने। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मार्क्स के ऊपर टिप्पणियां बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स का ओरिजिनल जो उन्होंने स्वयं से लिखा है वो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। और उसमें भी खास तौर पे यदि आप आज के जमाने में पूछ भी लें किसी से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जो उनका एक तरीके से पहली कृति है एक घोषणा पत्र की तरह, उसके ऊपर भी बहुत गंभीर अध्ययन किया गया होगा। और इसमें भी याद रखिएगा, मार्क्स की चिंतन को जब आप पढ़ेंगे तो मार्क्स के चिंतन को थॉट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में दो प्रमुख भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक है यंग मार्क्स, मतलब आपकी उम्र के, ठीक है, कायदे से 22 से लेके 35 साल के बीच के कार्ल मार्क्स, 22 से 32 मुख्यतः मानिए। और एक है मैच्योर मार्क्स, जो 35 के बाद लिख रहे हैं। और इसमें भी नजर आता है कि जब आप यंग मार्क्स को पढ़ते हैं तो यंग मार्क्स के लेखन में मानवतावादी चिंतन ज्यादा है। वो एक ऐसा नया युवा पैदा हुआ है। और ध्यान रखना, मार्क्स की पढ़ाई लिखाई अच्छी यूनिवर्सिटी से हुई थी, उनका पीएचडी फिलॉसफी में था, तो वो हेगल वगैरह से काफी ज्यादा प्रभावित थे। और जर्मन प्रबोधन की जो पूरी परंपरा रही है उससे भी प्रभावित थे।
और जब वो लिख रहे हैं तो उस टाइम पे पूंजीवादी समाज जो है उसमें औद्योगिकरण अपने आरंभिक चरण में है। और जब औद्योगिकरण का आरंभिक चरण है तो उस चरण में श्रमिक वर्ग को बड़ी ही दयनीय स्थिति में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? सड़कें या आम रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं ये पूरी नहीं हो रही हैं, जिसे आप मजदूरी कहते हैं। मजदूरी पर उनका चिंतन है कि मजदूरी इतनी दी जा रही है कि बस जी सके। ठीक है, एक पूरा का पूरा बड़ा सा श्रमिक वर्ग बैठा हुआ है कि अगर कोई श्रमिक ज्यादा आनाकानी करेगा तो इसको निकाल के दूसरे को नौकरी पे रख लिया जाएगा। इसको मार्क्स कहते हैं सर्वहारा की रिजर्व आर्मी। ठीक है, रिजर्व आर्मी ऑफ प्रोलेटेरियत कि सर्वहारा जो है उसका एक हमारे पास रिजर्व आर्मी भी है कि ये सर्वहारा दिक्कत देंगे, नौकरी से निकालो, नए सर्वहारा को ले आओ, वो नौकरी पे बैठ के काम करेगा। और इसके अलावा मार्क्स के चिंतन में एक बड़ा कमाल का एक लेखन मिलता है जिसे हम कहते हैं अलगाववाद। जैसे मैं आपसे अक्सर बोलता हूं कि आप लोग जब पढ़ाई लिखाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं ना तो अलगाव शब्द का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मार्क्स का मानना है और एक थ्योरी चलती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्कमैनशिप थ्योरी। आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? वर्कमैनशिप थ्योरी बताओ कौन कौन सुना है? वर्कमैनशिप थ्योरी। देखिए वर्कमैनशिप सिद्धांत है क्या? ये आज के जमाने में भी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूं कि मैं मेहनत से पढ़ाता हूं तो भाई मेरे को पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? मतलब क्या कर रहा हूं मैं? कौन सा बड़ा काम कर रहा हूं? पढ़ाई कर रहा हूं है, लेकिन मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं। एक जमाना था विश्व में जब आप कितनी भी मेहनत कर लें स्वामित्व उत्पाद पर आपका नहीं होगा। जैसे यदि हम सामंती व्यवस्थाओं की बात करें तो सामंती व्यवस्था में क्या था? एक सामंती हुआ करता था, उसके नीचे खूब सारे सामंती हुआ करते थे। जैसे सबसे बड़ा सामंती होगा शहंशाह, है ना, मान लो जिल्ले इलाही अकबर। ठीक है, वो क्या हो गया? सबसे बड़ा सामंती। उसके बाद नीचे क्या होंगी? जागीरें बांटी जा रही हैं, फिर उनके नीचे भी अलग अलग पदवी दी जाती थी। अब इसमें सबसे नीचे जो रैयत था या रियाया थी वो भले ही भूमि से जुड़ा हुआ हो लेकिन उसका उत्पादन पर संपूर्ण नियंत्रण नहीं था, है ना। सीधा सीधा उत्पादन किसके तरफ जाता था? ऊपर की तरफ पहुंच जाता था। अब ऐसे में मान लीजिए आपको ये तर्क देना हो कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो ये मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए आपको अपना थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी में एक नया सिद्धांत आता है जो कहलाता है वर्कमैनशिप थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? मान लीजिए आम दुनिया में एक आम का पेड़ है, ठीक है। अब उसके ऊपर बहुत बढ़िया, कौन सा आम तुम लोग को पसंद है? डंका आम, जर्दा, सबूजा, क्या खाते हो? मालदा पसंद है? भाई मालदा कौन खाता है? खैर चलो, मालदा आम एक वैरायटी है, ठीक है। दलमा तो नहीं पसंद है तुमको और लटकंबू तो नहीं है ना। खैर, तो मान लीजिए उस पेड़ पे वो आम लटका हुआ है। अब वो पेड़ प्रकृति में है, एकदम प्रकृति ने उसको पैदा किया है। अब आप जाते हैं और आम थोड़ा सा ऊपर है, आपकी हाइट है छोटी, आपके पास कोई उपकरण भी नहीं है कि आप उसके माध्यम से आम को तोड़ सकें, अपने झोली में डाल सकें। तो आप पूरा उपकरण बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं और टंग की काटी लगा के आप क्या करते हैं? आम को तोड़ लेते हैं। तो ये सिद्धांत बोलता है कि मेहनत की हो तो आम तुम्हारा है, ठीक है। ये क्या बोलता है? अब ये नहीं है कि तुम उठ के जाओगे फिर लॉर्ड साहब को बोलोगे दादा आपकी जमीन से आम तोड़ा था, ये 50 आपके 30 मेरे। ऐसा नहीं होगा। वो 50 और 30 80 के 80 आपके आम है क्योंकि आपने मेहनत करके उसको तोड़ा है। अब मान लीजिए आप कोई बगीचा लगाया आम का, तो उसमें कोई भी आपके ऊपर जो सामंती है उसका आपके आम के ऊपर कोई भी प्राधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया था एक बहुत बड़े उदारवादी ने, जिनको आप जानते हैं जॉन लॉक के नाम से। और जॉन लॉक ने कहा कि वर्कमैनशिप थ्योरी, यही सिद्धांत के अनुसार हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। मार्क्स को भी इनका ये विचार पसंद था, ठीक है। मार्क्स जब लिख रहे हैं, अपने सिद्धांतों को रच रहे हैं, तो उनका भी यही मानना है कि मान लीजिए ये मेरा एक सुंदर सा बगीचा है, ठीक है। अब इस बगीचे में खूब सारे आम के क्या हो गए? पेड़ हो गए। अब इस बगीचे को मैंने क्या किया? चारों ओर से घेर दिया, इसमें भी मैंने मेहनत की। तो लॉक क्या बोलेंगे? अब जितने आम इस पे हैं, है ना, ये सारे आम किसके होंगे? मेरे होंगे, ठीक है। लेकिन लॉक ने एक और तर्क दिया। लॉक ने कहा कि देखो, प्रकृति ने आपको ये सब दिया है,
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के सारे आम के ऊपर कब्जा कर लें। आप अपने पास उतने ही आम रख सकते हैं जितना आप इस्तेमाल कर पाए। जहां एक आम भी एक आम भी सड़ा, अगर कीड़ा पड़ा, तो आपने कानून का हनन कर दिया है। यानी लॉक के अनुसार आपका प्राधिकार किसी भी प्राकृतिक चीज पर उसी सीमा तक है जब तक वो सड़ ना जाए, है ना। लेकिन अब एक समस्या आ गई लॉक के लिए। अगर सड़न को आप पैमाना बना देंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि भाई मान लो तुमको जूस बनाना है, तुम बहुत सारा आम चाहोगे ना, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम पे ग्राहक मिल जाए, कभी ना कभी रखोगे तो आप कहेंगे सर कोल्ड स्टोरेज बना लीजिए। भाई उसको ही बना के देख लो कितने दिन तक बचा पाओगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक नया पैमाना किया जाए। तो लॉक के अनुसार सड़न के पैमाने से अगर आपको बचना है तो आप किसको जन्म देते हैं? मुद्रा, पैसा। लॉक का सिद्धांत, लॉक जानते हो, अभी आप लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो ना, सारा कुछ लॉक और एडम स्मिथ ने किया है, उसी के ऊपर सब लोग आगे बढ़े हैं। तो लॉक ने कहा कि आप इससे बचने के लिए पैसे को जन्म देते हैं, पैसा पैदा करते हैं, और फिर मुद्रा के अनुसार सड़न की समस्या का हल कर दिया जाता है। मतलब अब आप क्या करेंगे, इस आम के बगीचे वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे ये लो दाम बताओ, और ये सारा का सारा किसका हो गया? मेरा हो गया, है ना। फिर इसी मुद्रा को दम बना के आप एक और काम कर सकते हैं। इस मुद्रा के माध्यम से आप श्रमिक को नौकरी पर भी रख सकते हैं, है कि नहीं? रखोगे ना। और इसमें एक और चीज है, अगर आपको यह ध्यान रखना है कि यह पूरा आम का बगीचा किसी का हो और इसके ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो इस जमीन से जुड़ा ना हो, तो आप इस नौकरी को यहां भी रख सकते हैं। यानी आपको जमीन को बंधन से छुड़ाना होगा, जमीन को सामंती व्यवस्था से छुड़ाना होगा। ऐसे में जब आप धीरे धीरे एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करके आते हैं, ये परिवर्तन क्या है? एक तरफ अब जो आपकी ये भूमि है, ये भूमि किसी की जागीर नहीं है। इस भूमि का एक नया नाम बनता है जिसे हम बोलते हैं एस्टेट। जैसे आप लोग जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति का एस्टेट दिखेगा, प्रेसिडेंट्स एस्टेट। ठीक है, एस्टेट को अक्सर लोग गलत धारणा लेके चलते हैं कि एस्टेट का मतलब है सामंतवाद। जी नहीं, एस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये पूंजीवादी कॉन्सेप्ट है। इस बात को हमेशा दिमाग में लेके आप लोग चलिएगा, अक्सर पढ़ाते हुए शिक्षक कई बार गलती कर देते हैं। दूसरा, अब ये भूमि क्या है? एक निजी संपत्ति है। ठीक है, क्या है ये? निजी संपत्ति है, ये किसी बड़े सामंती की धरोहर नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज निजी संपत्ति होती है, आप लोग संपत्ति शब्द समझते हैं क्या होता है? संपत्ति क्या होता है? अरे वो तो कॉमर्स पढ़ा रहे हो तुम मुझे। चल अचल से परे क्या है संपत्ति? चल अचल तो बाद में आता है ना, ये हो गया अचल, है मुद्रा हो गया चल, यही ना, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, तो ये तो बाद का चीज है, तो अकाउंट्स है। संपत्ति क्या है क्या संपत्ति? बताओ क्या होता है संपत्ति? अरे अधिकार अधिकूर तो चलता रहेगा तुम्हारा, नहीं पता है? संपत्ति, प्रिय छात्र छात्राओं, संपत्ति सिर्फ एक विधि संबंध होता है, बस। एक व्यक्ति, पॉलिटी नहीं, यही सत्य है। एक व्यक्ति या n नंबर डाल लो या 2 डाल लो, प्लस एक वस्तु। अब ये वस्तु भूमि भी हो सकता है, ये वस्तु चल संपत्ति भी हो सकता है, या ये वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। दास संपत्ति हुआ करते थे। इसके और इसके बीच में जो विधिक संबंध है इसे आप बोलते हैं संपत्ति। एकदम चीजों को थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअली पकड़ो, थक गए हैं? हाँ, अरे हम लोग की आदत है ना 3-3 साढ़े 3 घंटे। हाँ रुको जरा देखें क्लास का टाइम हो गया है क्या? अरे तो बालक लोग यहां आ गए हैं, है ना। देखिए ये है आपकी विधिक संबंध। विधिक संबंध का अर्थ यह हुआ
कि अगर मुझे इस संपत्ति को किसी को दे देना हो, ठीक है, बेच देना हो, तो मैं ये भी कर सकता हूं। अगर मुझे इसको ध्वस्त कर देना हो कि जला देंगे पूरी दुनिया को, आजकल गाना चल रहा है, जो तुझे हो गया कुछ पूरी दुनिया जला देंगे, मैं क्या क्या गाने बन रहे हैं यार, ठीक है, ध्वस्त करना हो तो ये भी कर सकता हूं। तो मार्क्स ने कहा कि इस प्रकार की संरचना को बनाया गया। अब आपने क्या किया, आपने ऐसी भूमि जो पहले किसी सामंती की हुआ करती थी उसको बना दिया निजी संपत्ति, और अब उसमें जितने लोग काम करेंगे उनको भी क्या मिलेगा, मुद्रा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने वर्कमैनशिप की थ्योरी को उल्टा कर दिया। जो काम कर रहा है प्राधिकार तो उसका होना चाहिए था ना, मूल्य तो वहीं से आएगा, लेकिन प्राधिकार अब किसका होगा, जिसके पास मुद्रा है। यहां से मार्क्स ने पूंजीवाद को खोद खोद के चीथड़े फाड़ना शुरू किया। ठीक है, यहीं पर आज रुकते हैं और अगली क्लास में सोमवार को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो।